हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और ये है हमारा बूलियन अलजेब्रा का पार्ट 2। और पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा वो देख ले, चैनल पे अपलोड है। तो पार्ट फर्स्ट से ही बात करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे पार्ट फर्स्ट का कि पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पार्ट फर्स्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन टू द बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। अलजेब्रा जो कि एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें कि पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती हैं वेरिएबल्स की n हो सकती हैं। बट अगर हम बात करें बूलियन अलजेब्रा की तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू सिर्फ दो होंगी, जिनको हम बोलेंगे ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू इसका मतलब होता है या तो वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ट्रू फॉल्स मतलब 1 0 ऑन ऑफ, इसके अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है। मतलब बूलियन अलजेब्रा ऐसा अलजेब्रा है जिसमें पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी वेरिएबल्स की सिर्फ दो। उसके बाद हमने बात करी बूलियन अलजेब्रा का यूज़ क्या है। तो बूलियन अलजेब्रा का यूज़ होता है डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, डिजिटल सर्किट को एनालाइज करने के लिए। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स और सेट थ्योरी में बूलियन अलजेब्रा का यूज़ होता है। उसके बाद हमने ड्यूलिटी थ्योरम पढ़ी थी। ड्यूलिटी थ्योरम में एंड को और से एंड को और में कन्वर्ट करना था, या फिर और को एंड में कन्वर्ट करना था, 1 को 0 में कन्वर्ट करना था और 0 को 1 में कन्वर्ट करना था। उसके बाद हमने कुछ लॉ, इंपॉर्टेंट लॉज पढ़े थे बूलियन अलजेब्रा के, चाहे वो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड के कुछ लॉज जो रहते हैं वो पढ़े थे। और के लॉ पढ़े थे, इन्वर्जन लॉ पढ़ा था जहाँ डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए ही होता है, अब्जॉर्प्शन लॉ पढ़ा था। तो ये सारे लॉ हम पढ़ चुके थे। ये 3 पॉइंट पे हम बात कर चुके थे कल के लेक्चर में। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम से, जिसमें हमें पढ़ना है डी मॉर्गन थ्योरम, बूलियन फंक्शंस, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। के मैप और एप्लीकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम जो है उसके 2 थ्योरम उसने दी गई थी। डी मॉर्गन में 2 थ्योरम है। ठीक है, और यहाँ पे ना कोई थ्योरी ना कोई उससे हमें बिल्कुल रिलेट नहीं करना, थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़नी यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम में। तो डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में यूज़ होती है। इसके बाद अगर आपने प्रोसीड्यूरल लॉजिक, ठीक है, वो पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी ये आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़े साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से साइन दिया और नेगेशन का साइन भी अलग तरीके से चेंज हो सकता है। बट जो कंसेप्ट है डी मॉर्गन थ्योरम का वो आप समझ लें। ठीक है, तो ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी और ऊपर लगा है पूरे पे बार। ठीक है, पूरे पे बार लगा है। ठीक है, मतलब नेगेशन। तो ये जो है ना ए डॉट बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ए एंड बी और उसका पूरा नेगेटिव लगा है। ठीक है, ए एंड बी पे होल पे नेगेटिव लगा है। तो ये ए डॉट बी तो होता है एंड, और पूरे पे लगा है नेगेशन, मतलब उसका मतलब होता है नॉट। तो क्या होगा? एंड और नॉट क्या होता है? नैंड गेट। ठीक है, तो ये जो नैंड गेट है वो इक्वल टू है। ठीक है, इक्वल टू क्या है? बबल। ठीक है, बबल और के, बबल और। ठीक है, ये किसके इक्वल है? बबल और इक्वल है। वो क्या है? बबल्ड और के इक्वल है। अब यहाँ पे ये कैसे किया गया ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर इसको देखें आप, ठीक है, तो इसको देखें तो ये नॉट लगा है। ठीक है, नॉट लगा है ए एंड बी इक्वल टू, अलग अलग आपने किया ए बार, और ये और का साइन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? ठीक है, और है ये, प्लस भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और नॉट बी। तो ये आपने किया क्या? पहले ये अंदर गया तो ये नॉट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, जो एंड था वो और में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, फिर ये अलग से लग गया नेगेशन का साइन बी पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे तो नैंड इक्वल टू बबल्ड और, ये होती है थ्योरम 1। अब यहाँ पे सेम उल्टा है, ए प्लस बी का होल बार। तो ए प्लस बी क्या होता है? और गेट होता है। ए प्लस बी क्या होता है? और गेट होता है, या फिर ए और बी। इस तरीके से अभी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? और गेट। और गेट के ऊपर होल पे आपका लगा है नॉट। तो और प्लस नॉट क्या होता है? और प्लस नॉट क्या होता है आपका? नॉर गेट। ठीक है, या फिर नॉट प्लस और भी करेंगे तो एन ले लेंगे नॉट का और ले लेंगे इसका। तो ये क्या होता है? नॉर गेट। तो आप होल खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए नेगेशन में ए। ठीक है, और क्या होगा? एंड हो जाएगा नेगेशन में बी।
ठीक है, नेगेशन में बी। तो आप देखें जो होल लगेगा, होल यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा तो हो क्या रहा है, ये देखें यहाँ पे देखें तो ए डॉट, डॉट की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट की जगह क्या हो जाएगा प्लस, जैसे कि ड्यूलिटी में था, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा डॉट होगा। बट ये जो है ना, ये जो है ये अलग अलग खोलना है आपको, नेगेशन जो है वो अलग अलग खोलना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ये जो दो थ्योरम है, डी मॉर्गन थ्योरम, ये आपको इस तरीके से डायरेक्टली याद होनी चाहिए, एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये काम आती हैं। और इसके अलावा भी अगर हम बुलियन अलजेब्रा की एक्सप्रेशन सॉल्व करने की बात करें, सिंप्लीफाई करने की बात करें किसी बुलियन एक्सप्रेशन को बुलियन अलजेब्रा की मदद से, उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है, बट ये मेथड भी अपन को पता होने चाहिए। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है, डायरेक्टली कभी कभार भी ये पूछ लेता है ए डॉट बी का होल बार क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब एक चीज़ जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है वो है ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है, तो पहले तो डेफिनेशन की बात करें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, इतना कोई काम की नहीं है, बट जो समझना अंडरस्टैंडिंग है वो पता होनी चाहिए कि होती क्या है। तो ए ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट अ टेबल हैविंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रिजल्ट। तो ट्रुथ टेबल क्या है, सारे ही जो पॉसिबल इनपुट्स हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रिजल्ट। तो ऑल पॉसिबल इनपुट लिख लिया मैंने और देयर रिजल्ट आउटपुट हो सकता है, ठीक है। तो कोई ट्रुथ टेबल क्या होगी, वो सारे पॉसिबल इनपुट और उनका जो रिजल्ट आने वाला है वो उस तरीके की टेबल हम क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इसको मैथमेटिकल टेबल्स बोलते हैं आप, ठीक है, मैथमेटिकल टेबल क्योंकि एक कैलकुलेशन रहता है उसके बेसिस। तो जो भी थ्योरम अभी हमने पढ़ी है, डी मॉर्गन थ्योरम, या फिर जो हम लॉ पढ़ चुके हैं, इन लॉ को प्रूव करना, ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, या फिर ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ये है, ये प्रूव करना, या फिर जो डी मॉर्गन थ्योरम हमने ये पढ़ी है, इनको प्रूव करने के लिए जो टेबल यूज़ करेंगे या फिर चेक करने के लिए टेबल जो यूज़ करते हैं उसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो आप किसी एक्सप्रेशन को ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है, इसको चेक करना है आपको, तो आप ट्रुथ टेबल का यूज़ कर सकते हैं उस एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए, ठीक है। और भी इसको हम ट्रुथ टेबल को डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लॉजिक गेट का, एक लेक्चर में लॉजिक गेट हमको निपटाना है, मतलब ख़त्म करना है, तो वहाँ पे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। और भी अगर कुछ पॉइंट की बात करें तो प्रूफ लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब जो अपन ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है, या फिर जब हम एंड गेट की टेबल पढ़ेंगे ए एंड बी क्या होता है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट क्या आता है, ठीक है। तो दो कोई एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है, वो दोनों एक्सप्रेशन के रिजल्ट अगर इक्वल होंगे तो ये जो है वो इक्विवेलेंस को शो करेगा। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूव करने के लिए ट्रुथ टेबल का यूज़ करते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। चाहे आप प्रोसीडरल जो स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे कि इफ़ ए देन बी, ठीक है, वो पढ़ें, या फिर आप लॉजिकल गेट पढ़ें, तो वो सारे में ही जो है ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो प्ले ही करती है। तो ट्रुथ टेबल एक छोटा सा ट्रुथ टेबल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बना के, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर बात करें ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए एंड बी, ठीक है, या फिर ए बी, या फिर एंड गेट का भी सेम ही ट्रुथ टेबल बनेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, ए और बी, नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, तो इनपुट क्या है यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे इनपुट जो वेरिएबल्स मेरे हैं वो ए और बी, तो इनपुट कितने हैं, 2 हैं। तो पॉसिबल जो इनपुट्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे इनपुट वेरिएबल बोलेंगे इनको, इनपुट जो वेरिएबल मेरे हैं वो वेरिएबल क्या है, 2। तो पॉसिबल जो मेरे इनपुट रहेंगे वो 2 की पावर n रहेंगे, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। तो जो ट्रुथ टेबल में बनाऊंगा वो कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे a लिखूंगा, यहाँ पे b लिखूंगा, और a डॉट बी के लिए मैं बना रहा हूँ ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो पॉसिबल इनपुट क्या है मेरे, पॉसिबल 2 की पावर n, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a और b, तो पॉसिबल इनपुट क्या होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो किस तरीके से फिल करते हैं इसको, 0 0 आधे 0 आधे 1, देन अब जो बचा है b
वो 0 1 0 1 इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ए डॉट बी होता क्या है, ए डॉट बी क्या होता है, एंड होता है, एंड होता है, या फिर उसको आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन सिंपल, ठीक है। अगर बाइनरी की बात करें तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। तो 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 होगा, 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमको मिलता है मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं। अगर यही मैं बी डॉट ए कर रहा होता तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा, 0 होगा। ये सिंपल जो एंड ऑपरेशन कर रहे हैं ये सिंपल क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहे हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। ये आपने प्रूव कर दी कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पे वेरिएबल की पोजीशन हम चेंज करते हैं। तो ट्रुथ टेबल की मदद से जो भी हमने लॉ पढ़े हैं अब तक, डिमॉर्गन थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं, या फिर एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी लॉ, उसको आप प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। तो यही होता है प्रूफ लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब। तो ये होती है ट्रुथ टेबल, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास इनपुट क्या होते, A B और C, अगर 3 इनपुट होते तो पॉसिबल आउटपुट क्या होते, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब पॉसिबल इनपुट क्या होते, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 पॉसिबल इनपुट होते। तो वो टेबल को 0 0 0 0 और देन फिर 1 1 1 1 इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर A B C D 4 अगर वेरिएबल होते 2 की पावर 4 होते, मतलब पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ क्या होती हैं, 16, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रुथ टेबल। तो ये थी ट्रुथ टेबल और डिमॉर्गन थ्योरम। अब फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है वो है बूलियन एक्सप्रेशन और बूलियन फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शंस, अगर अब हम बात करें बूलियन एक्सप्रेशन और बूलियन फंक्शन, तो हम यहाँ पे देख लें इसका एक रिप्रेजेंटेशन है सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए, क्योंकि हम जिस एग्जामिनेशन की बात करें वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो टिक करने के हिसाब से आएंगे, बट एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको समझना अच्छा है कि अगर आप समझ लें इसको। तो यहाँ पे एक एफ इक्वल टू, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एफ इक्वल टू ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ये यह भी बता रहा है हमें कि इस जो फंक्शन है या फिर इस जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें ये बता रहा है, ये जो फंक्शन है इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस फंक्शन के एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल हैं वो हैं A B C और D, ठीक है। A B और C और D ये 4 जो है वेरिएबल इस एक्सप्रेशन के अंदर यूज होंगे, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, सिर्फ इतनी सी बात हमें समझनी है। अब इसका यूज जो होगा वो कभी आपको कंफ्यूज करने में, चाहे वो कैनोनिकल फॉर्म अगर POS या फिर SOP में अगर आपको दे दे कि आपको 4 फंक्शन बता दे, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर स्टैंडर्ड डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। ये हम सिंपल सा बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन क्या होता है वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको सिंपल सी भाषा में। अब हम बात करेंगे ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, A डॉट बी इक्वल टू A बार प्लस B, B बार प्लस B, ये हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये 2 क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्व कर रहे हैं हम डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। डिमॉर्गन लॉ यूज़ करेंगे इसमें, ये फिर जो भी लॉ हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो A B का होल बार, A डॉट B का होल बार, ये A डॉट B का होल बार है, ठीक है। और ये क्या है, A बार प्लस B, और ये है B बार प्लस B। तो B बार प्लस B हमने जो पढ़ा है, B बार प्लस B क्या होता है, 1 होता है, B बार प्लस B क्या होता है, 1 होता है। ये लो हमने पढ़ा है। अगर लो भी याद ना आए तो आप क्या करें, यहाँ पे B की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, B की वैल्यू 0 लूँ तो B का बार कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। अब अगर मैं B की वैल्यू 1 लूँ तो 1 प्लस 0 भी क्या होगा, 1 होगा। तो आप B की वैल्यू 0 या 1 कुछ भी लें, यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1। और जो लो भी हमने पढ़ी थी उससे भी अगर आप देखें B प्लस B बार क्या होता है, 1 होता है, 1 आ गया। अब ये A बार प्लस B ऐसा ही लिखा, ठीक है, A बार प्लस B ऐसा ही लिखा। अभी ही हमने पढ़ी है ये जो नेंड है A डॉट B, ठीक है, नेंड इक्वल टू बबल्ड और,
NAND इक्वल टू बबल्ड और यहाँ पे जो नेगेशन है इसको अगर आप बाहर अलग से लिखेंगे, नेगेशन को आप अलग से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बार एंड काय में कन्वर्ट हो जाएगा और में प्लस बी बार, एंड कन्वर्ट होगा और में और ये होगा प्लस बी बार। ये होती है डिमॉर्गन थ्योरम। तो ये हमने ओपन कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे ए बार प्लस बी बार डॉट है ए बार प्लस बी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप करेंगे तो ए बार, ठीक है, ए बार प्लस बी बार डॉट बी, बी बार डॉट बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, ये डॉट लग जाएगा ए प्लस बी बार, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट था जहाँ पे मैंने स्टार लगवाया था आपको, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बी बार डॉट बी, बी बार डॉट बी, तो बी जीरो रखूँ, बी अगर मैं जीरो रखूँ तो बी बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 इंटू 1 क्या होगा, 0। अगर मैं b1 रखूँ तो 1 इंटू बी बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों केस में ये जो b डॉट बी बार क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बता रहा हूँ, a बार प्लस 0 क्या हो जाएगा, a बार आपका आंसर आ जाएगा। मैं दोनों ही तरीके, एक तो आइडेंटिटी अगर आपको याद हो b डॉट बी बार क्या होता है आपका 0 होता है, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू अगर b की 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करना है, डॉट है, ठीक है। या वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। दोनों ही केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी के यूज़ की मदद से हमने इसको ए बार में कन्वर्ट कर दिया। तो अब अगर आप देखें ये जो एक्सप्रेशन ऊपर वाला था, यहाँ पे ये एक एंड गेट यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये एक नैंड गेट यूज़ हो रहा है आपका। उसके बाद अगर आप देखें ये मल्टीप्लिकेशन है तो एक एंड गेट है, ये भी एक एंड गेट है। तो एंड गेट में ये आउटपुट जा रहे होंगे, ठीक है। फिर ये जो और गेट आपका यूज़ हो रहा है, ये और गेट है आपका, ठीक, और गेट है, और ये भी एक और गेट है, ये और गेट है, ये एंड गेट है, और ये नैंड गेट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गेट्स देख सकते हैं, नंबर ऑफ गेट्स ज़्यादा है। बट यहाँ पे देखेंगे सिर्फ क्या है, एक नॉट गेट यूज़ कर लिया आपने, सिर्फ एक नॉट गेट यूज़ कर लिया। तो यही एक मैजिक है बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन अलजेब्रा का, जो कि एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहा है। अभी पहले आप नंबर ऑफ गेट्स कितने ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, नंबर ऑफ गेट आप ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो नंबर ऑफ गेट जब आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। नंबर ऑफ गेट्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस करते हैं और, ठीक है, पावर कंजप्शन आपको कम लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो जो भी फैक्टर रहेंगे आपके प्लस में ही रहेंगे नंबर ऑफ गेट को रिड्यूस करने के बाद। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, ए सी ए डी प्लस ए डी बार प्लस ए सी प्लस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहीं देख लें आप, ये ए सी ऐसा ही लिखा मैंने, ए डी, ठीक है। ए यहाँ से कॉमन ले लूँ मैं तो ए कॉमन लूँगा, डी प्लस डी बार आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये प्लस है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, सी कॉमन ले लूँगा, ठीक है। ये सी कॉमन ले लिया तो ए प्लस 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें ए प्लस सी है मल्टीप्लिकेशन में, डी प्लस डी बार क्या होता है, 1 होता है। तो ए इंटू ये 1 आ जाएगा प्लस सी, ए प्लस 1। अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखूँ, 0 प्लस 1 भी 1 होगा, 1 रखूँ तो 1 प्लस 1 भी 1 होगा। तो दोनों ही केस में क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। ए प्लस सी और ये ए प्लस सी है, ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में ए प्लस सी और ए प्लस सी। अब ए प्लस सी और ए प्लस सी अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो भी ये आंसर क्या आएगा आपका, ए प्लस सी ही आएगा। अगर मैं इसको क्या मानूँ, इसको मानूँ ए, ठीक है, इसको पूरे को भी मानूँ ए, या फिर एक्स कर लूँ इसको, एक्स और एक्स। तो x डॉट एक्स क्या होता है, x आता है। तो आंसर क्या आएगा, a प्लस सी। ये भी हमने एक लॉ पढ़ा है, ए डॉट ए इक्वल टू क्या होता है, a होता है, ये हमने लॉ पढ़ा है। तो आंसर क्या आएगा, a प्लस सी। तो ये एक्सप्रेशन को किस तरीके से बुलियन अलजेब्रा के लॉ लेके हम रिजॉल्व कर रहे हैं, और कहीं कहीं हम 0-1 का कंसेप्ट भी वहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये सॉल्व करने की ट्रिक्स हैं, ठीक है, ये सॉल्व करने की ट्रिक्स हैं। आप एक्सप्रेशन में
0101 पुट करके भी आंसर का जो है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, ठीक है, A डॉट बी प्लस बी डॉट सी, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको जो है ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे एक नन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, नन का ऑप्शन नहीं, चारों ही ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। तो आप एक तो वन और 0 पुट करके वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्टली अगर वो लॉज याद है तो उससे चेक कर सकते हैं, और आगे भी, या फिर आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं इनके, या फिर आगे जो हम देखेंगे वो के मैप के थ्रू किस तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे और ज़्यादा इजी वो पढ़ने लगेगा, ठीक है। अब हम जो पढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एसओपी पीओएस। एसओपी पीओएस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक है कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी पूछ सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीओएस पूछ सकता है, एसओपी या फिर मिन टर्म्स जिसको बोलते हैं वो निकालना, पीओएस मतलब मैक्स टर्म निकालना। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं 6 और 7 टॉपिक इसी में। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टर्म। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। ये कंटेन करता है ऑल वेरिएबल आइदर इन ए नॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। इसको हम डेफिनेशन से ना समझ के इसको डायरेक्टली समझ लेते हैं एक क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो ए बार बी बार और सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये खुद ही बता रहा है कि मैं एसओपी हूँ, मैं क्या हूँ? एसओपी हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट हूँ। तो प्रोडक्ट का सम, तो ये जो ए डॉट ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ये क्या है? प्रोडक्ट है। ए बार डॉट बी बार डॉट सी, ए बार डॉट बी डॉट सी, ए बी सी बार, तो ये क्या है? ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। ये भी क्या है? प्रोडक्ट है। ये भी प्रोडक्ट है। ये भी क्या है? प्रोडक्ट है। ये भी प्रोडक्ट है। ये भी क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इसका क्या हो रहा है? सम हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है उसका क्या हो रहा है? सम हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? एसओपी। प्रोडक्ट का सम हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? एसओपी। यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द वेरिएबल्स कंटेन ऑल द वेरिएबल आइदर इन अ नॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, प्रोडक्ट टर्म ऑफ ऑल वेरिएबल्स, प्रोडक्ट टर्म ऑफ ऑल वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एसओपी में जो चीज़ें आपको समझने की हैं वो ये हैं, अगर सिंपल ए लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 को, अगर ये ए बार लिखा है तो रिप्रेजेंट करता है 0 को। सिंपल सा जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं वही है। बार जो है, ठीक है, बार नहीं लगा, अन बार जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को, और जो बार रिप्रेजेंट करता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट का सम। प्रोडक्ट करेंगे, पहले क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। जैसे कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है ए बी और सी, ए बी सी, ये एक फंक्शन है। पहले क्या करना है? प्रोडक्ट, ठीक है। पहले क्या करना है? प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया? ए बी किया, फिर बी सी किया, फिर सी ए किया, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट किया। अब क्या करूँ? प्रोडक्ट, अब सम कर दूँ, मतलब प्रोडक्ट का सम, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का सम। तो फिर क्या कर दिया? सम कर दिया, मतलब एंड ऑपरेशन पहले अप्लाई किया आपने, एंड ऑपरेशन पहले अप्लाई किया, ठीक है। एंड ऑपरेशन के बाद उनके बीच में क्या कर दिया? और कर दिया। तो यही करते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आता है, पहले अगर प्रोडक्ट किया है, ये जो प्रोडक्ट पहले किया है तो इसको ही आप मिन टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिन टर्म। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है ये क्या है? मिन टर्म, ठीक है, क्या है? मिन टर्म। और इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार है, ठीक है, समेशन m 0 1 3 6, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये कैसे रिप्रेजेंट किया? ठीक है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया ऊपर वाले क्वेश्चन को। ऊपर वाले क्वेश्चन को मैंने ये कैसे रिप्रेजेंट किया? समेशन, जिसको हमने बोला मिन टर्म। अगर प्रोडक्ट पहले सम ऑफ प्रोडक्ट है मतलब वो मिन टर्म है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट है मतलब मिन टर्म है। अभी ये याद कर लें आप, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब मिन टर्म है। अब देखो ए बार क्या होता है? ए बार क्या होता है? 0 होता है। बी बार क्या होता है? 0 होता है। और सी बार क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो समेशन m,
क्या बोला मैंने, ये 0 टर्म, ठीक है। अब ये जो होता है, ए बार क्या होता है 0 होता है, बी बार क्या होता है 0 होता है, सी बार क्या होता है 1 होता है। तो समेशन 0 0 1 क्या होता है 1 होता है बाइनरी में, तो ये 1 लिख दिया। 3 ए बार क्या होता है 0 होता है, बी बार क्या होता है, बी क्या होता है 1 होता है, और सी क्या होता है 1, तो 1 1 क्या होता है 1 होता है बाइनरी में 3, तो ये लिख दिया मैंने 3। इसी प्रकार ए क्या होता है 1 होता है, बी क्या होता है 1 होगा, और सी बार क्या होगा 0 होगा, सी बार क्या होगा 0 होगा, तो 1 1 0 होता है 6, 1 1 0 होता है 6। क्योंकि ये प्रोडक्ट पहले है देन फिर बाद में सम हो रहा है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का सम होता है मिन टर्म। मिन टर्म को क्या लिखते हैं, ये समेशन का साइन लगाना है, एम लिखना है, और ये रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से 0 1 3 और 6। अब इसको आगे देखेंगे मिन टर्म को किस तरीके से के मैप पे प्लॉट करना है और इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करना है के मैप की मदद से, तो वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एसओपी का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर पीओएस की बात करें, पीओएस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सम का प्रोडक्ट, पहले क्या करना है सम करना है और उनका क्या करना है प्रोडक्ट करना है। तो सम का प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पे बोल दूं मैं सम टर्म, ठीक है, सम टर्म, तो सम का प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूँ तो ये सेम ही एग्जांपल, या फिर सेम ना लें दूसरा ले लें, तो ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए बार ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार इनटू में ए बार प्लस बी बार प्लस सी। तो पहले क्या किया मैंने, ये कर दिया सम सम सम, और ये सम, और ये सम का क्या कर दिया प्रोडक्ट, तो क्या कर दिया प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस। मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या है, सम का प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट, पहले सम ऑपरेशन किया है और उनका क्या किया है प्रोडक्ट किया है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, पीओएस क्या होता है सम का प्रोडक्ट। और सम का प्रोडक्ट, या फिर इसको मैक्स टर्म भी बोलते हैं आप, ठीक है, मैक्स टर्म, मैक्स टर्म क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म, मैक्स टर्म। अब ये जो है, अब यहाँ पे जो बात ध्यान रखने की है, एसओपी में जो याद रख लिया हमने, एसओपी पीओएस का उल्टा है, एसओपी पीओएस का उल्टा है। या तो आप एसओपी याद कर लें, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है प्रोडक्ट का सम, तो पीओएस क्या होगा सम का प्रोडक्ट उल्टा, ठीक है, सम का प्रोडक्ट ये उल्टा है, एसओपी का उल्टा है पीओएस, ठीक है। तो पीओएस में एसओपी का उल्टा है, तो ए जब एसओपी में 1 रिप्रेजेंट करता है, ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा 0 रिप्रेजेंट करेगा, और ए बार जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 का। सिर्फ इतनी सी बात याद करने की है। तो यहाँ पे जो अन बार है, अन बार रिप्रेजेंट करता है आपका 0 को, बार रिप्रेजेंट करता है आपका 1 को, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगर मैंने बोला बार, अन बार जो रिप्रेजेंट करता है 0 को, तो 0 0 और बार क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, अन बार है मतलब 0 है, तो बार रिप्रेजेंट करेगा 1 1 को, यहाँ पे बार रिप्रेजेंट करता है 1 को और 0 को। तो यहाँ पे अब स्मॉल एम के थ्रू मिन टर्म रिप्रेजेंट कर दिए, ये मैक्स टर्म तो कैपिटल एम में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एम 0 0 1 क्या होता है 1 होता है, तो एम 1, 0 1 1 क्या होता है 0 1 1 होता है 3, तो ये हुआ है एम 3, और 1 1 0 क्या होता है 6, तो ये लिख दिया मैंने एम 6, ठीक है, एम 6। तो प्रोडक्ट ऑफ ये जो सम है इन सम का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसको इस तरीके से पाई से, प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ पाई से। कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा मैक्स टर्म, और जो मेरे प्रोडक्ट होने वो कौन कौन से सम के टर्म होने, m1 मतलब 1, m3 मतलब 3 और m6 मतलब 6, ये मेरे प्रोडक्ट होने 1 3 और 6 के। अभी हम इनको भी देखेंगे आगे जब हम के में पढ़ेंगे, एसओपी को और इन डिटेल देखेंगे। सिर्फ आपको एसओपी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का सम होता है एसओपी, और पीओएस पता होना चाहिए कि सम का प्रोडक्ट होता है पीओएस। और अगर एसओपी की बात करें तो बार रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 0 को, अन बार रिप्रेजेंट करता है 1 का, और उल्टा उसका होता है पीओ में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी एंड पीओएस क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी और पीओएस को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, और कैनोनिकल फॉर्म जो होता है उसकी अब हम बात करते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म आप लोग लिखेंगे, अगर आप लोग रजिस्टर या जो भी पेन लेके बैठे हो तो आप कैनोनिकल फॉर्म लिख लें, मैं नहीं लिखूंगा। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम एसओपी एंड पीओएस डज नॉट कंटेन ऑल लिटरल्स
या फिर वेरिएबल्स, ठीक है, लिटरल्स या फिर वेरिएबल्स। तो अधिकतर समय जो एसओपी और जो पीओएस होते हैं वो सारे ही जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कंटेन नहीं करते एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, ए बी सी प्लस बी सी बार, ए बी सी प्लस बी सी बार, ठीक है। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पे तो तीनों वेरिएबल हैं, बट यहाँ पे जो है ए जो है वो मिस है, इस एक्सप्रेशन में ए जो है मिस है, ठीक है। तो अब इसकी बात करें, इफ़ ईच टर्म इन एसओपी एंड एसओपी एंड पीओएस फॉर्म कंटेन्स ऑल द लिटरल, देन दीज आर नॉन एज अ कैनोनिकल स्टैंडर्ड एसओपी एंड स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैंने ये क्या बोल दिया है, देखो सुनो, ये जो एक्सप्रेशन है ए बी सी प्लस बी सी बार, ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। और ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, पहले तो ये एक्सप्रेशन आपको पता करना पड़ेगा ये पीओएस है या एसओपी है। तो पहले प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का सम हो रहा है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का सम। तो ये जो है एसओपी है, ये एसओपी फॉर्म है। क्या है? एसओपी फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? एसओपी फॉर्म एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट है पहले और प्रोडक्ट का सम हो रहा है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट उसको बोलेंगे, ठीक है। उल्टा बोलते हैं, ठीक है, बोलने में, बट क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का सम, तो ये क्या है? एसओपी फॉर्म है। अब यहाँ पे ये एसओपी फॉर्म है, बट ये एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं है। ये एक एसओपी फॉर्म है, बट ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को बोलेंगे, और कैनोनिकल भी बोलते हैं उसको, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म बोलते हैं, ये कैनोनिकल फॉर्म बोल सकते हैं आप अकेला, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो कैनोनिकल फॉर्म जब होगा जब ये भी एक्सप्रेशन तीनों वेरिएबल रखे, ये तो रखता है, ठीक है, ये भी तीनों वेरिएबल रखता है और ये भी तीनों वेरिएबल रखता है। यहाँ पे ए में से या तो ए लिखा होता है या फिर ए बार यहाँ पे आता, तो भी ये एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होता। तो अब जो कैनोनिकल फॉर्म अगर स्टैंडर्ड एसओपी अगर इसको बनाना है तो यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए? ए बी सी ए बार बी सी। अब ये जो फॉर्म है ये एक कंप्लीट, ठीक है, सारे ही वेरिएबल दोनों ही फैक्ट, ये भी तीनों वेरिएबल रख रहा है, ये भी तीनों वेरिएबल रख रहा है, तो ये स्टैंडर्ड एसओपी होगा अब, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड एसओपी होगा। अब ये स्टैंडर्ड पीओएस की बात करें, ठीक है, पीओएस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो पहले सम करना है देन प्रोडक्ट करना है। तो एक बाय ले लिया मैंने, ए प्लस बी ले लिया, ठीक है, ए प्लस बी ले लिया, और आपको दे रखा होता है यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए दे रखा होता है, बी प्लस सी प्लस ए दे रखा होता है। तो एक स्टैंडर्ड पीओएस है या नहीं? तो ये देखेंगे आपके वेरिएबल जो हैं वो ए बी और सी, तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, और यहाँ से क्या में से? सी में से, सी है में से। तो ये पीओएस तो है, प्रोडक्ट ऑफ सम तो है ये फॉर्म, बट ये स्टैंडर्ड पीओएस नहीं, मतलब कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड पीओएस कब होता है? ये स्टैंडर्ड पीओएस कब होता? जब यहाँ पे सी आ जाता, यहाँ पे सी आ जाता, चाहे वो सी बार के फॉर्म में आए या फिर सी के फॉर्म में आए। तो अगर यही आपको इस तरीके से पूछा जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बार और बी प्लस सी प्लस ए बार, तो ये अब जो है स्टैंडर्ड पीओएस है और कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म भी है। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली भी पूछ लिया जा सकता है कि कैनोनिकल फॉर्म है या नहीं है, स्टैंडर्ड पीओएस है, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है या नहीं है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब इसको एक कन्वर्ट करने की प्रोसेस भी अलग है, वो प्रोसेस हम देखेंगे कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में हम देखेंगे वो प्रोसेस, वैसे वो क्वेश्चन नहीं आएंगे बट फिर भी हम देख लेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चन को देख लेंगे किस तरीके से हम करेंगे। तो कल के लेक्चर में जो रहेगा यही मतलब स्टैंडर्ड एसओपी स्टैंडर्ड पीओएस के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और एसओपी और पीओएस को थोड़ा सा डिटेल में मिड टर्म में मैक्स टर्म के फॉर्म में देखेंगे जब हम के इंट्रोड्यूस करेंगे कल के लेक्चर। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम ये जो बचा हुआ है इसका पार्ट देखेंगे उस लेक्चर में, के मैप देखेंगे और एप्लीकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा देखेंगे, देन हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे। देन फिर उसके बाद हम लॉजिक गेट्स का एक लेक्चर देखेंगे, और एक लेक्चर और नंबर सिस्टम है और उससे रिलेटेड। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के मैक्सिमम जो पार्ट्स रहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो हम 3 से 4 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर देखा जाए तो 5 से 6 दिन के अंदर वो सारे पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे डिजिटल्स के पार्ट। फिर कुछ
कोई नया टॉपिक्स उठाएंगे। अब ये डेली बेसिस पे वीडियो चलते रहेंगे, ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है आपको। और साथ के साथ जो है मेरा एक फेसबुक पेज है जिसको आप फॉलो कर लें। उस फेसबुक पेज में हम जो है स्टडी से रिलेटेड मटेरियल डालते रहते हैं, और जो भी जॉब अलर्ट्स रहती है, फिर जो भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती हैं चैनल से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी। तो फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा कमेंट्स में भी दूंगा, तो जाके आप उस पेज को लाइक करें और वहाँ पे जो भी अपडेट्स डलती रहती हैं उनको एंजॉय करें, ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।